हेलो दोस्तों, मैं ऋतिक आप सभी का भारत स्टडी यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। आप सभी स्टूडेंट जो पार्ट 1 के हैं उन सभी के लिए इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव गेस पेपर इकोनॉमिक्स का हम शुरू किए थे पार्ट 1 का, जिसमें हमने पार्ट 1 वीडियो जो आपको मिला होगा उसमें हमने 1 से 50 तक के टॉप इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन किए थे। आज हम 51 से लेकर 100 तक के अच्छे इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन करने वाले हैं। तो हमें निश्चित उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो आइए हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। 50 हमने देख लिया है कि उत्पादन के 5 साधन होते हैं। 51 है कि लकड़ी से कुर्सी बनाना किस प्रकार की उपयोगिता सृजन का उदाहरण है। ए है रूप उपयोगिता, बी है ज्ञान उपयोगिता, सी है समय उपयोगिता, डी है स्थान उपयोगिता। तो इसका हो जाएगा ए रूप उपयोगिता। कहने का मतलब जो लकड़ी होता है ना, हम उसे अलग अलग डिजाइन में ढालते हैं, इसीलिए उसे हम डिजाइन रूल यूज होता है, उसका डिजाइनिंग यूज होता है, इसलिए उसे रूप उपयोगिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन उत्पादन का निष्क्रिय साधन है। श्रम, व्यवस्था, भूमि, कोई नहीं। तो उत्पादन का जो निष्क्रिय साधन होता है ना, वो सिर्फ एक होता है और वो है भूमि। बाकी जितने भी साधन होते हैं उत्पादन का, वो सभी के सभी सक्रिय साधन होते हैं। निष्क्रिय साधन सिर्फ भूमि होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन कौन गलत है। ए उत्पादन के 5 साधन है, जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं कि उत्पादन के कितने साधन होते हैं, तो 5, तो ये सही हो गया। बी भूमि उत्पादन का मौलिक साधन है। भूमि उत्पादन का प्रथम और मौलिक साधन होता है। दोनों ही प्रथम और मौलिक दोनों ही ये उत्पादन के लिए जरूरी साधन है, तो ये भी सही है। सी श्रम उत्पादन का निष्क्रिय साधन है। यहाँ हम पहले पढ़ चुके हैं कि निष्क्रिय साधन जो उत्पादन का होता है वो सिर्फ भूमि होता है, तो श्रम तो हुआ नहीं, श्रम सक्रिय साधन होता है उत्पादन का। तो ये रॉन्ग हो गया और हमारा आंसर भी यही हो गया, सी। नेक्स्ट, उत्पत्ति हास्य नियम के अनुसार किसी एक साधन की मात्रा को स्थिर रखकर अन्य साधनों की मात्रा में वृद्धि से उत्पादन में क्या होता है, तो उत्पादन में घटती हुई दर से वृद्धि होती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा कि घटती हुई दर से उत्पादन में वृद्धि होती है उत्पत्ति हास्य नियम के अनुसार। यही नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पत्ति वृद्धि नियम में किसी एक साधन की मात्रा को स्थिर रखकर अन्य साधनों में वृद्धि करने से उत्पादन में, तो अन्य साधनों में जो है वृद्धि करने से उत्पादन में बढ़ती हुई दर से वृद्धि होती है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, बढ़ती हुई दर से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इनमें कौन कौन उत्पत्ति के नियम है। फर्स्ट उत्पत्ति वृद्धि नियम, सेकेंड उत्पत्ति हास्य नियम, थर्ड उत्पत्ति समता नियम और फोर्थ उपरोक्त तीनों। तो जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि ये तीनों उत्पत्ति के नियम होते हैं। कहने का मतलब ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार उत्पत्ति हास्य नियम एक सार्वभौमिक नियम है। बी सभी उद्योग में लागू होता है। सी ए और बी दोनों ही सही है और डी स्पष्ट नहीं है। तो उत्पत्ति हास्य नियम जो होता है ये ए और बी दोनों में ही लागू होता है। ये सार्वभौमिक नियम है और सभी उद्योग में, अधिकतर से भी अधिकतर उद्योग में ये उत्पत्ति हास्य नियम आपको लागू होता है। नेक्स्ट, एकाधिकार में किसी वस्तु के उत्पादन पर कितने व्यक्तियों का स्वामित्व होता है। जैसा कि आपको कहने से ही स्पष्ट हो रहा है कि एकाधिकार मतलब होता है स्वयं का अधिकार, और स्वयं के अधिकार से तात्पर्य होता है कि एक व्यक्ति। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, एक। अपूर्ण प्रतियोगिता में
विक्रेताओं की संख्या होती है? ए एक, बी अनेक, सी सीमित, डी असीमित। अब पूर्ण प्रतियोगिता, जहाँ पे प्रतियोगिता नहीं है वहाँ पे दुकानदार भी कम होते हैं और खरीदार भी कम होते हैं, तो सीमित मात्रा में होते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, पूर्ण प्रतियोगिता की अवस्था में तो क्या होता है? ए क्रेता कम और विक्रेता अनेक होते हैं, बी विक्रेता कम और क्रेता अनेक होते हैं, सी क्रेता और विक्रेता दोनों कम होते हैं, डी क्रेता और विक्रेता दोनों अनेक होते हैं। तो कुछ चूंकि पूर्ण प्रतियोगिता है तो वहाँ दुकानदार भी बहुत होंगे और खरीदार भी बहुत होंगे, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, क्रेता और विक्रेता दोनों ही अनेक होते हैं, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, रिकार्डो के अनुसार पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य निर्धारित होता है? ए सीमांत उपयोगिता द्वारा, बी मांग द्वारा, सी उत्पादन लागत द्वारा, डी पूर्ति द्वारा। तो रिकार्डो ने कहते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता में जो मूल्य निर्धारण होता है वो उत्पादन लागत द्वारा होता है। उत्पादन पर जितना लागत हुआ उसके अनुसार उसका मूल्य निर्धारण किया जाता है। वहीं जेवंस के अनुसार पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य निर्धारण जो होता है वो होता है सीमांत उपयोगिता द्वारा, तो इसका डी हो जाएगा। सीमांत उपयोगिता द्वारा जो बोले थे वो बोले थे जेवंस, उत्पादन लागत द्वारा रिकार्डो, और मार्शल बोले थे कि वस्तु की मांग एवं पूर्ति के संतुलन द्वारा मूल्य निर्धारण होता है। तो तीनों ही आपको ध्यान रखना है। रिकार्डो बोले हैं उत्पादन लागत द्वारा, जेवंस बोले हैं सीमांत उपयोगिता द्वारा, और मार्शल बोले हैं कि वस्तु की मांग एवं पूर्ति के संतुलन द्वारा मूल्य निर्धारण होता है। तीनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके। नेक्स्ट, मूल्य निर्धारण में किसका अधिक महत्व है? ए मांग का, बी पूर्ति का, सी मांग और पूर्ति का, डी उत्पादन व्यय का। तो मांग और पूर्ति का सबसे अधिक महत्व होता है मूल्य निर्धारण में, जैसा कि मार्शल के अनुसार बताया गया है। बाजार मूल्य ए दीर्घकालीन होता है, बी अस्थायी होता है, सी काल्पनिक होता है और डी अल्पकालीन होता है। तो बाजार मूल्य जो होता है वो अल्पकालीन होता है, बहुत कम समय के अवधि के लिए वो मूल्य स्थिर रहता है, उसके बाद वो बदलते रहता है। नेक्स्ट, किस परिस्थिति में कपड़े की कीमत उसके उत्पादन व्यय से कम हो सकती है? ए वर्षा ऋतु में, बी मंदी काल में, सी तेजी काल में, डी अभाव के समय। तो हो जाएगा बी, मंदी काल में जो है कपड़े की कीमत जो है उसके उत्पादन व्यय से भी कम हो जाती है, मतलब कि जितना में वो कपड़ा बनकर तैयार हुआ है, जब मंदी होता है तो उससे कम कीमत पे भी उस कपड़ा को बेचना पड़ जाता है। नेक्स्ट, सामान्य मूल्य के निर्धारण में प्रधानता रहती है? ए पूर्ति की अपेक्षा मांग की, बी मांग की अपेक्षा पूर्ति की, सी लागत की अपेक्षा उपयोगिता की, डी उपयोगिता की अपेक्षा लागत की। तो सामान्य मूल्य के जो निर्धारण में है वो पूर्ति की अपेक्षा मांग की प्रधानता होती है। हम कितना पूर्ति कर रहे हैं इससे ज़्यादा उस पर ध्यान दिया जा रहा है कि मांग कितना है। मान लीजिए सप्लाई हो रहा है 10 बिस्कुट का और मांग हो रही है 15 बिस्कुट का, तो यहाँ जो मूल्य निर्धारण होगा वो मांग पे होगा कि 15 बिस्कुट का तो मांग है तो मूल्य बढ़ा दो थोड़ा, मांग अपने आप 10 बिस्कुट का आ जाएगा, आप दे दीजिए। यही सामान्य मूल्य निर्धारण का प्रधानता रहता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा बाजार उपयोगिता के अनुसार सही नहीं है? ए एकाधिकार बाजार, बी दैनिक बाजार, सी राष्ट्रीय बाजार और डी बी और सी दोनों। तो प्रतियोगिता के लिए जो बाजार सही नहीं है वो दैनिक बाजार और राष्ट्रीय बाजार है। एकाधिकार बाजार में सदैव पूर्ण प्रतियोगिता होती है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। प्रतियोगिता की दृष्टि से बाजार के कितने रूप होते हैं?
ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो सी इसका बी हो जाएगा 3। प्रतियोगिता के दृष्टि से बाजार के 3 रूप होते हैं, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। संतुलन बिंदु किसे कहते हैं? ए सीमांत उपयोगिता का बिंदु, बी सीमांत उत्पादन व्यय का बिंदु, सी जहां पर मांग और पूर्ति बराबर होते हैं, डी इनमें से कोई नहीं। तो संतुलन बिंदु कहते हैं सीमांत उत्पादन व्यय का बिंदु को संतुलन बिंदु कहते हैं। जहाँ पे सीमांत उत्पादन व्यय का जो बिंदु होता है उसी बिंदु को हम संतुलन बिंदु कहते हैं। यह 70 क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 71 की ओर हम बढ़ते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में ए बाजार में बहुत से विक्रेता रहते हैं, बी बाजार में केवल एक ही विक्रेता होता है, सी बाजार में अल्प मात्रा में विक्रेता होते हैं, डी बाजार में 2 ही विक्रेता होते हैं। जैसा कि हम पहले ही जान चुके हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता जहां होता है वहां क्रेता और विक्रेता दोनों अनेक होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, बाजार में बहुत से विक्रेता होते हैं। 72 शीघ्र नाशवान वस्तुओं के मूल्य निर्धारण में ए मांग का प्रभाव अधिक होता है, बी पूर्ति का प्रभाव अधिक होता है, सी मांग और पूर्ति दोनों का समान प्रभाव पड़ता है, डी इनमें से कोई नहीं। तो ये ए हो जाएगा, मांग का प्रभाव अधिक होता है। जो शीघ्र नाशवान वस्तुएं होते हैं जैसे खाने पीने के वस्तुएं जो होते हैं वो मैक्सिमम 6 मंथ तक उसका जो है सो रहता है एक्सपायरी डेट, तो उसी के अंदर में उसे बेचना होता है, तो उसका जो मांग का जैसा स्टॉक रहता है उसी अनुसार उसका प्राइस निश्चित होता है। नेक्स्ट, बाजारीय मूल्य किसी वस्तु का ए अति अल्पकालीन मूल्य है, बी दीर्घकालीन मूल्य है, सी दोनों अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन मूल्य होता है, डी अस्पष्ट है और अस्पष्ट है। तो इसका ए हो जाएगा अति अल्पकालीन मूल्य। 74 सामान्य मूल्य किसी वस्तु का ए अति अल्पकालीन मूल्य, बी दीर्घकालीन मूल्य, सी दोनों अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन मूल्य हैं, डी अस्पष्ट है। तो बी दीर्घकालीन मूल्य होता है, जो सामान्य मूल्य होता है उस वाह। नेक्स्ट, बाजारी मूल्य के निर्धारण में किसकी प्रधानता होती है? ए मांग की अपेक्षा पूर्ति की, बी पूर्ति की अपेक्षा मांग की, सी मांग एवं पूर्ति दोनों की, डी अस्पष्ट है। तो बाजारी मूल्य के निर्धारण में पूर्ति की अपेक्षा मांग की प्रधानता होती है। ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, वही रिपीट हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, बी इसका सही उत्तर है। सामान्य मूल्य के निर्धारण में किसकी प्रधानता होती है? तो मांग की अपेक्षा पूर्ति की, पूर्ति की अपेक्षा मांग की, मांग तथा पूर्ति दोनों की अस्पष्ट है, तो मांग तथा पूर्ति दोनों की ही प्रधानता होती है सामान्य मूल्य निर्धारण में। कौन सा मूल्य काल्पनिक होता है, बाजार मूल्य या सामान्य मूल्य? ए बाजार मूल्य, बी सामान्य मूल्य, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो सामान्य मूल्य जो होता है वो काल्पनिक मूल्य होता है। किसी वस्तु का बाजारी मूल्य किस प्रकार का मूल्य है? ए वास्तविक मूल्य, बी काल्पनिक मूल्य, सी दोनों ए और बी, और डी इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि हम पहले ही जान चुके हैं कि काल्पनिक जो मूल्य होता है वो होता है सामान्य मूल्य, तो यहाँ वास्तविक मूल्य ही होगा बाजारी मूल्य, तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय आय का अर्थ है ए कारखाने की आय, बी परिवार की आय, सी सरकार की आय, डी राष्ट्र की संपूर्ण आय। तो स्पष्ट है कहने से ही कि राष्ट्रीय आय की बात हो रही है, तो राष्ट्र की संपूर्ण आय को ही राष्ट्रीय आय कहा जाता है, डी हो जाएगा इसका सही। 80 नंबर, वास्तविक राष्ट्रीय आय वार्षिक शुद्ध उत्पादन का वह भाग है
जिसका उस वर्ष के अंतर्गत प्रत्यक्ष रूप में उपभोग किया जाता है। राष्ट्रीय आय की यह परिभाषा किसने दी? ए. मार्शल ने, बी. पिगू ने, सी. फिशर ने, डी. रिकार्डो ने। तो सी. फिशर ये परिभाषा दिए थे। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। राष्ट्रीय आय का अर्थ है ए. राजकीय उद्योग द्वारा प्राप्त आय, बी. राजकीय सेवा में कार्यरत लोगों की आय, सी. निर्यात द्वारा राष्ट्रीय आय, और डी. एक वर्ष के अंतर्गत देश में उत्पन्न सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य। तो डी ही इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, निम्नांकित में से किन किन अर्थशास्त्रियों ने राष्ट्रीय आय को परिभाषित किया? ए. मार्शल ने, बी. फिशर ने, सी. पिगू ने, और डी. उपरोक्त तीनों। तो तीनों जो हैं उन्होंने राष्ट्रीय आय को परिभाषित किया है, तो डी हो जाएगा उपरोक्त तीनों। नेक्स्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन जानने के लिए सकल राष्ट्रीय उत्पादन में घटाना पड़ता है। ए. चल पूंजी का प्रतिस्थापन व्यय, बी. अस्थायी पूंजी का घिसावट व्यय, सी. कर एवं बीमा की रकम, और डी. उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी है, इसका योग जो है वो शुद्ध राष्ट्रीय आय निकालने के लिए सकल राष्ट्रीय आय में से घटाना पड़ता है। तो उपरोक्त तीनों। नेक्स्ट, प्रति व्यक्ति आय को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय आय को किससे विभाजित करना पड़ता है? ए. देश की कुल जनसंख्या से, बी. देश की कुल राजकीय उपक्रमों से, सी. आय कर देने वालों से, डी. इनमें से कोई नहीं। तो देश की कुल जनसंख्या से प्रति व्यक्ति आय को प्राप्त करने के लिए जो राष्ट्रीय आय है ना, उसमें से प्रति व्यक्ति आय को निकालने के लिए देश की कुल जनसंख्या से उसे भाग देना पड़ता है। कहने का मतलब ये है, ए हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आय का अर्थ है सरकार की आमदनी। ये बात बिल्कुल असहमत ये है। राष्ट्रीय आय से बिल्कुल ये मतलब नहीं होता कि वो सरकार की आमदनी को दर्शाता है, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट, मुद्रास्फीति वह स्थिति है जिनमें मुद्रा का मूल्य घटता है। आप सुनते होंगे कि मार्केट में जो है वो मुद्रास्फीति आ गई है, तो मतलब ही होता है कि वहाँ मुद्रा का मूल्य जो है वो घट रहा है। मुद्रास्फीति के समय वस्तुओं का मूल्य जो है वो बढ़ता है, क्योंकि मूल्य जो है सो मुद्रा का मूल्य ही घट गया, तो स्वाभाविक है वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाएगा। कहने का मतलब जो वैल्यू 100 रुपये का था वही सेम वैल्यू अब 150 रुपये का हो गया है। तो जो वस्तु पहले आपको 100 रुपये में मिलता था, अब वो वस्तु आपको 150 में मिलेगा। तो वस्तु का मूल्य बढ़ा और मुद्रा का मूल्य घटा। मुद्रास्फीति में ये होता है। मुद्रास्फीति समाज में आय के वितरण को असमान करता है, उलट पुलट कर देता है। बी इसका सही आंसर होगा। भारत के केंद्रीय बैंक का नाम है, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत के केंद्रीय बैंक का नाम है, तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कृषि बैंक ऋण देते हैं, ए व्यापारियों को, बी मजदूरों को, सी किसान को, डी पूंजीपतियों को। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि ये कृषि बैंक है, तो ये किसान को ही ऋण देंगे, तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किसान को ही कृषि बैंक ऋण देते हैं। नेक्स्ट, केंद्रीय बैंक प्रत्यक्ष ऋण देता है। तो केंद्रीय बैंक जो है वो प्रत्यक्ष ऋण किसी को नहीं देता है, न पूंजीपतियों को, न किसानों को, न मजदूरों को। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। केंद्रीय बैंक जमा प्राप्त करता है सरकार से, व्यापारियों से, किसानों से, उद्योगपतियों से। तो केंद्रीय बैंक जो होता है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो सरकार से ही जमा प्राप्त करते हैं, किसी भी बाहरी तत्व से उनका कोई मतलब नहीं है। व्यावसायिक बैंक जमा की सुविधा प्रदान करने के लिए ए
जनता से ब्याज लेते हैं, बी जनता को ब्याज देते हैं, सी जनता से कुछ भी नहीं लेते, डी जनता को कुछ भी नहीं देते। पहले इस क्वेश्चन का मतलब समझिए क्या बोल रहा है। को जो प्राइवेट बैंक होते हैं ना, जो व्यवसायिक बैंक होते हैं, वो अपने यहाँ जमा की सुविधा प्रदान के लिए क्या करते हैं। आप किस बैंक में अपना रुपया जमा रखने चाहेंगे, सीधा सुनिए, सीधा आप अपने ऊपर लीजिए कि आपके पास 1 लाख रुपया है, आप उसे किस बैंक में जमा करने जाएंगे। उसी बैंक में आप जमा करने जाएंगे जहां आपको इंटरेस्ट अधिक मिले, जहां आपका ब्याज अधिक हो। ब्याज अधिक मिले वहां आप जमा करेंगे। जो पूंजी आप जमा करेंगे वही पूंजी उस बैंक का जमा पूंजी होता है, जमा की सुविधा वही होती है। तो कहने का मतलब ये है कि जहां जनता को ब्याज अधिक मिले, ब्याज मिले, वहीं वो जमा करने जाता है। तो व्यावसायिक बैंक जो भी होते हैं वो अपनी जमा को सुविधा प्रदान के लिए जनता को अच्छी खासी ब्याज देते हैं। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, व्यावसायिक बैंक अपने ऋण पर ब्याज लेते हैं, ब्याज देते हैं, कुछ भी नहीं लेते और कुछ भी नहीं देते। यहाँ जस्ट अगर आप अपना पूंजी व्यावसायिक बैंक में रख रहे हैं तो वो आपको इंटरेस्ट दे रहा है, पर अगर आप व्यावसायिक बैंक से अपना पूंजी, अपना नहीं बल्कि उससे आप ऋण लेते हैं, उस बैंक का पूंजी आप लेते हैं, तो फिर बैंक आप पर भी ब्याज लगाती है। तो इसका ए हो जाएगा सही उत्तर, ब्याज लेना। नेक्स्ट, बचत बैंक खाता में अस्थायी जमा खाता की अपेक्षा ब्याज की दर ए अधिक होती है, बी कम होती है, सी बराबर होती है, डी अत्यधिक अधिक होती है। पहले इस लाइन का मतलब समझिए कि आप सेविंग अकाउंट खोले हुए हैं, ठीक है, और आपने अपना 2 लाख रुपया जो है वो फिक्स डिपॉजिट भी कराए हुए हैं, और जिस टाइम पे आपने अपना 2 लाख रुपया फिक्स डिपॉजिट कराए उसी टाइम पे आपने अपने बचत जो सेविंग अकाउंट था उस अकाउंट में भी 2 लाख रुपया रखे। तो दोनों में अधिक इंटरेस्ट, अधिक ब्याज किस पे मिलेगा। तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि अधिक ब्याज जो है आपको वो जो आप फिक्स डिपॉजिट 2 लाख रुपये का करा रखे हैं उस पे मिलेगा, न कि सेविंग अकाउंट में जो 2 लाख रुपये है उस पे मिलेगा। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि बचत खाता में जो अस्थायी जमा खाता की अपेक्षा में ब्याज दर है वो कम होता है। अस्थायी जमा खाता का मतलब है फिक्स डिपॉजिट। नेक्स्ट, व्यावसायिक बैंक से क्या कार्य, व्यावसायिक बैंक के क्या कार्य है। ए जमा ग्रहण करना, बी ऋण प्रदान करना, सी बहुमूल्य वस्तुओं को रखना, और डी उपरोक्त तीनों। तो उपरोक्त तीनों जो है वो व्यावसायिक बैंक का कार्य होता है। नेक्स्ट, सभी बैंकों के शीर्ष स्थान पर होता है केंद्रीय बैंक। भारत के सभी बैंकों के ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है, जिसे हम केंद्रीय बैंक कहते हैं। तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 98, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी, आज़ादी से पहले हुई थी 1935 ईस्वी में। ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1935 में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। 99, देश में कागजी नोट जारी करने का कार्य करता है। तो केंद्रीय बैंक अर्थात रिजर्व बैंक देश में कागजी नोट जारी करने का अधिकार उसी के पास है। 1 रुपये के नोट को छोड़ के बाकी जितने भी कागजी नोट होते हैं वो केंद्रीय बैंक ही जारी करते हैं, और उस पर केंद्रीय बैंक के गवर्नर का ही सिग्नेचर होता है। और अभी आपके केंद्रीय बैंक के गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास जो है वो आपके अभी केंद्रीय बैंक अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं, शक्तिकांत। नेक्स्ट और लास्ट आज का कि इंग्लैंड का केंद्रीय बैंक कौन है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, औद्योगिक विकास बैंक और बैंक ऑफ इंडिया। जैसा कि आप
तीनों को तीनों सिर्फ नाम से ही आप छांट सकते हैं अगर आपको नहीं आता है, क्योंकि इंग्लैंड का बात हो रहा है ना, तो ये इंडिया इंडिया क्यों आए, तो ये भी तो वैसे ही छट गया। और औद्योगिक विकास बैंक जो होता है वो स्पष्ट है कि यह किसी देश का औद्योगिक के क्षेत्र का विकास है, ये किसी के का केंद्रीय बैंक हो ही नहीं सकता। तो यहाँ एक ही नाम से स्पष्ट है, बैंक ऑफ इंग्लैंड, और यही इंग्लैंड का केंद्रीय बैंक है। जिस तरह से भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसी तरह से इंग्लैंड का केंद्रीय बैंक बैंक ऑफ इंग्लैंड है। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आज के लिए हम क्लास को यहीं रखते हैं। आपको क्लास कैसा लगा निश्चित रूप से बताएं। अगले वीडियो में हम फिर 101 से लेकर 150 तक के क्वेश्चन अच्छे से कवर करेंगे। ये हमारा पार्ट 2 है। इसके बाद हम पार्ट 3 लाएंगे बहुत जल्द। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो जी आप वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब निश्चित रूप से कर लें। टेक केयर, गुड बाय, धन्यवाद।